जोहार, नमस्कार, आदाब। आज के इस विशेष कार्यक्रम में सभी दर्शकों का और आज के हमारे सारे मेहमान का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे सारे मेहमान जो इस कक्ष में बैठे हैं वो भारतीय इतिहास पे, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखते हैं। ये अलग बात है कि अब तक इनके बारे में और इन पर कभी कोई विस्तार से चर्चा नहीं हुई। भारत के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से काम किया है, लेकिन आपको ऐसा कोई समुदाय, ऐसा कोई ग्रुप शायद ही मिलेगा जिसमें कि किसी सिद्धांत को मानकर लोगों ने अपनी लड़ाई है, अपना जो आंदोलन है उसको शुरू किया हो। पिछली शताब्दी के प्रारंभिक दशक में जतरा भगत नाम के एक आदिवासी थे जिनके मन में शोषण के विरुद्ध आवाज उठी। शोषण जमीन के लगान के बारे में, जीवन शैली के बारे में, जंगल और जमीन की सुव्यवस्था के बारे में, और उनके विचार आए कि कैसे समूह को सामूहिक रूप से सम्मिलित किया जाए। उसमें मुंडा भी आए, उन्होंने मुंडा को समाहित किया। उरांव लोग थे और भी अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग थे। और ठीक एक संयोग कहिए, उसी समय में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे। चंपारण भ्रमण किया था उन्होंने। तो एक तरह से कहिए महात्मा गांधी के व्यवस्थित विचारों से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका एक पूरा रूप सामने आया और इतिहास में दर्ज हो गया टाना भगत का आंदोलन। आज हमारे कक्ष में बहुत सारे टाना भगत उपस्थित हैं और देखिए ना, आपको शायद ही ऐसा कोई वर्ग मिलेगा जो कि आज़ादी की लड़ाई से पहले जो उन्होंने एक निश्चित किया था, वो दौर, वो निश्चय, वो एक जो संकल्प उन्होंने लिया था, उसको लेकर आज भी आगे बढ़ रहे हैं। मसलन गांधी जी का एक चरखे के चक्र के साथ तिरंगा, वो उनका भगवान है, उनकी मूर्ति कहिए, उनका ईश्वर कहिए। प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करना आज भी उस तरह से पिछले 90 साल, 100 साल के बाद भी उसी ढंग से करते हैं। मांस, मदिरा, जीवन शैली की शुद्धता, आपसी सहयोग, प्रकृति का संरक्षण, ये सारे इनके दृढ़ निश्चय हैं और उसी रूप में आज भी करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि ईश्वर ने जमीन दी है, ईश्वर ने जीवन दिया है, तो जमीन और जीवन, उसकी रक्षा इंसान का फर्ज है। मैं सभी टाना भगतों का एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ और अब इन्हीं से सुनते हैं इनकी शुरुआत के बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, थोड़ा बताइए कि ये टाना भगतों के बारे में आपने अपने दादी नानी से क्या सुना है? मैंने अपने दादी नानी को तो नहीं देखा, लेकिन बहुत नज़दीकी से हमारे पिताजी, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने इतिहास बताया करते थे और उस वक्त जो सुना था और दिल में रखा था, गाँव के भ्रमण के दौरान भी देखा था और उनकी जो शुद्धताएं थी, सच थे, इनका जो परिवेश था या फिर इनकी जो सादगी मुझे बहुत पसंद आई। और बचपन से ही गांधी जी के भक्त के रूप में मैं भी अपने आप को मानती हूँ। और एक टाना भगत 2011 में कुछ ऐसा हुआ, मैंने संकल्प एक सत्याग्रह के रूप में गांधी मोराबादी मैदान में गांधी जी के पास एक संकल्प लिया कि अब मुझे उनके लिए करना है जिसके लिए दुनिया कुछ नहीं कर रही है। तो टाना भगत आए और फिर बचपना, तो ये कहा जा सकता है कि शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि मुझे इनके लिए कुछ करना है और आज मैं कुछ खुश हूँ कि शायद एक दिशा मिला है। टाना भगत आंदोलन का जो इतिहास रहा है उसका वर्तमान में मैं दस्तावेजीकरण 6 सालों से कर रही हूँ। साथ में टाना भगतों के अधिकारों की लड़ाई, सरकार अब आज़ादी के बाद सरकार पे इनकी जो आशाएं हैं, अभी भी इनका विश्वास है कि सरकार हमें न्याय करेगी, न्याय के रूप में सम्मान, उचित सम्मान के रूप में। टाना भगत के पास सब कुछ है, वह सरकार से कुछ लेते नहीं, देते हैं। सादगी इनकी पहचान है और ये खुद अपने लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए ये सोचते हैं। जमीन ही इनके लिए सब कुछ है। जमीन के साथ इनका दिली जो तमन्ना है वह है कि हमें ज़मीन दे दोगे, हम मेहनत करेंगे,
लोभ नहीं है, यहीं पे देखिए लोभ नहीं है, सादगी है, दो वस्त्र ही है। इनके घर में बर्तन के नाम पे आवश्यक सामान ही है, संग्रह नहीं करते। पर्यावरण से या फिर प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी ज़रूरत है। ये एक सिद्धांत था जो गांधी जी ने देखा था। ये जब जा रहे थे अपनी लड़ाई कलकत्ता में, शसन दिरी लेकर जब जाते थे, उस वक्त अंग्रेजों के जुबान से गांधी जी भी नहीं सुना था। और ये 100 साल होने जा रहा है 2017 में कि चंपारण सत्याग्रह के 100 साल शताब्दी हम लोग जब मना रहे हैं, तब आज हम लोग भी हैं। तो दुनिया देखे कि कभी 100 साल पहले टाना भगत आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी लंबा आंदोलन चला था, और आज भी मानेंगे तो इनका संघर्ष जारी है। संघर्ष के रूप में इनको ज़मीन चाहिए, ज़मीन इनकी माताएं हैं, प्लस इनकी जो मान्यताएं हैं वह है कि जीव जंतु का भी हिंसा नहीं करना चाहिए, मारना नहीं, बोली से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं किसी को पहुंचाना चाहिए। आज भी यह मुंह से ही बोलते हैं, इन भावनाओं से ही व्यक्त करते हैं। आपके इनके चेहरों में आप साफ देखेंगे ये इनकी सादगी, इनका स्वाभिमान है और सम्मान है। तो आपने देखा जो हमारी वैदिक परंपराओं में है अपरिग्रह, संकलन करना, ये भारतीय परंपरा में नहीं रही है। हमारे टाना भगत भाई 100 साल से ये परिग्रह में विश्वास नहीं करते, संचय में विश्वास नहीं करते, लेकिन जमीन को उपजाऊ बनाकर उससे अपने भरण पोषण की मांग करते हैं। अभी हाल में जो झारखंड सरकार की योजना आई है उसमें बहुत सारी व्यवस्था की गई है कि टाना भक्तों के लिए अलग से विचार किया जाएगा और उनकी सुविधाएं दी जाएगी। और ये देखिए ना, सफाई के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इस स्वच्छ भारत की कल्पना बहुत पहले टाना भक्तों ने की है। ये अपने घरों को, इनके आसपास आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके घर के भीतर बाहर और घर का पिछवाड़ा शायद ही किसी का साफ रहता है। इनके घर का पिछवाड़ा भी उतना ही साफ रहता है जितना सामने साफ रहता है। तो सफाई, स्वच्छता, हम जानना चाहेंगे बाबा आपसे कि टाना भक्तों के लिए सफाई और स्वच्छता का जो मंत्र है जिसको लोग अनुपालन कर रहे हैं, वो कहाँ से कैसे आई है? वो आंदोलन के समय नु अफसोस ही कहना पड़ा रही कि आंदोलन के समय ने है बाप पुरखा गोटे हिंदुस्तान नु इन्हें इलाहाबाद, नेला पटना, परसों लाहौर, एने किस्म के गोटे हिंदुस्तान नु पद्दे पद्दा, राजी राजी, कुद्दा कुद्दा, माने हुरमी सफाई नंजार, भट्टी पिकोटिंग न लियार, ईद उनके नियम धर्म माने उनके नीति रीति अपना लियार। लेकिन बड़ी अफसोस की बात रही कि इन्ना जो विश्व विजेता टाना भक्तर मंजर और नंजर, लेकिन टाना भक्तरिन ना तो ना प्रशासन ने निगरानी न लिए, ना तो टाना भक्तरिन कोई जैसे माने मंत्री जैसे निगरानी न नालनार, ना तो टाना भक्तरिन कोई विधायक माने कागन से सरकार में जैसा न लिए। टाना भक्तर जैसे इना भी सत और तप नु और महात्मा गांधी से अनुयायी नु हासी नीति रीति ना गाठी अपना नु रहनार, जबकि महात्मा गांधी 1947 नु जबकि आजाद अपना है खंती राजिन हासिल लंजस और जैसे आसिर हासिल लंज के मुताबिक इन्हें सरकार जैसा की तिरंगा झंडी लहरा ली और इन्हें की पैसा सरकार मान्यता चाली। लेकिन 1947 के तहत महात्मा गांधी जो न्याय कानून जैसे सरकार अंदर के माने लागू माननी ये टाना भक्तर के न्याय कानून चाहिए, 1947 के तहत न्याय कानून चाहिए। और इन्हें 67-68 वर्ष आजादी मंच का गुजरा रखेरा और इन्हें घाटी टाना भक्तर के कोई भी सरकार तरफ से प्रावधान में लाकर खीरी ना तो टाना भक्तर की मांग अधिकार खाकर खीरी। हाँ, देखिए ये हमारे बुजुर्गों का कहना है कि इनको टाना भक्तों ने जो आज़ादी की लड़ाई में अपना एक जो योगदान दिया था, अपनी एक मौन सहमति दी थी, सहयोग दिया था, बिना किसी हिंसा के गांधी जी के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए जो पूरे देश में स्थिति पैदा की थी। यहाँ के प्रतिनिधि पूरे भारतवर्ष में घूमकर मुझे अवसर मिला है कि महाराष्ट्र में या कर्नाटक के सुदूर गांवों में भी वो टाना भगत को याद नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि कोई बाहर से आए थे और उन्होंने हमें ये बताया था, हम लोग उसे प्रभावित होकर के उसका पालन करते भी। वो भी इसी तरह का वस्त्र पहनते हैं, इसी तरह का जीवन जीते हैं। तो एक विचारधारा, टाना भगत कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई जाति नहीं है, एक विचारधारा है और इस विचारधारा को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि अब तक
अलग सरकारें आती रही और इनसे वार्तालाप करके इनकी आवश्यकताओं के बारे में, उनके उत्थान के बारे में बहुत कुछ बात थी। मुझे लगता है कि अभी आगे के दिनों में बहुत जल्द इस पर और भी बात होगी। हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी जीवन शैली के बारे में। आप बताइए बंधु कि टाना भक्तों की जीवन शैली, सुबह से उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह से उठते हैं, उस समय हमारी माताएं सुबह उठ के घर के आंगन में तिरंगा झंडा है वहाँ पर सफाई करती है। सफाई करके गोबर द्वारा लिपती है। उसके बाद में हम लोग चूल्हा का भी सफाई करते हैं। चूल्हों को भी राख को रहता है उसे साफ करके लिपाई करके तब खाना वाना बनाने लिए ठीक करते हैं। और उतना करते हैं माता। उसके बाद हम लोग जब भी कहीं भी जाते हैं तो सुबह उठ के नहा धोआ के उसके बाद पूजा पाठ तिरंगा झंडा के नीचे करते हैं और कहीं भी पूजा पाठ करके जाते हैं। अच्छा बाबा, आप बताइए कि हमने सुना है कि टाना भगत लोग बाहर का कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते, इसके पीछे क्या तर्क है? इसमें तो ग्रहण नहीं करते हम। जैसे कि हम लोग को भगवान ने बताया, जिस समय धरती जन्म हुआ तो पानी और पानी, पहले जन्म हुआ पानी और पानी था, उसके बाद जमीन जन्म हुआ। उस समय जंगल और जंगल था। उस समय हमारे पिता पुरखा लोग जंगल के लोहरा गुरु को टांगी, उन्हें जंगल काट के जंगल जमीन काट के जमीन बनाया। हाँ, जमीन बनाया और खेती, गऊ और गरीब खेती का काम करने लगा। वही खेती। मैं पूछ रहा था कि आप लोग अगर सुबह में घर से कुछ खाना खाकर बाहर जाते हैं और दिन भर रहना हो तो बाहर में किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाते हैं, इसके पीछे क्या कारण? कुछ नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? हाँ, भूख तो लगती होगी। भूख भी नहीं लगती हम लोग को। दिन भर अगर यहाँ हम लोग आ जाए हैं तो काल भी जाकर खा सकते हैं, इतना हम लोग को शक्ति भगवान ने दिया है। 5 दिन कहीं जाना पड़ा, महाराष्ट्र गए होंगे तो फल फूल खाते ही चलेंगे। अच्छा, फल खाते हैं। हाँ, लेकिन होटल का खाना नहीं मांसाहारी हम लोग, शाकाहारी में है। मांसाहारी और शाकाहारी बुझ रहे हैं ना। हाँ, मांसाहारी है हम लोग, शाकाहारी है। इसके पीछे एक तर्क है कि शायद लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा नमक खाएंगे या तुम्हारा अनुपालन करेंगे, मानेंगे। और उसके भी पीछे है कि ये मांस मदिरा से दूर रहते हैं, खुद को शुद्ध मानते हैं, तो पता नहीं सामने वाला ने खाना कैसे बनाया होगा। कहीं मेरा सत्याग्रह टूट न जाए, मैं धर्म से भटक न जाऊं। धर्म मीन्स वो पूजा, वो नहीं, एक इंसानियत का जो धर्म है इनका ही है, वो बता ही रहे, लेकिन थोड़ा लंबा समय लगेगा। हाँ, लंबा। एक बात बताए बाबा, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको गुस्सा आता है? नहीं, हमको गुस्सा नहीं आता है। कोई अगर एक थप्पड़ मार दे गांधी जी के सिद्धांत के तहत तो आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। और दूसरा गाल दे देते हैं। और बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं। बच्चों को भी सिखाते हैं अब भी आप? जी। मैं बताना चाहूँगी, ये महेश्वर टाना भगत है। यह मैं कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी के देहांत के बाद अगर उनके संस्थान से जोड़ने का श्रेय तो मैं लेना चाहूँगी, इसलिए कि 2011 में जोड़ा वहाँ, मतलब गांधी स्मृति दर्शन समिति से। तब ये गए थे, 17 लोग यहाँ से गए थे और वहाँ जाकर सम्मान मिला था। तो उसके बाद 12 में जब वो वहाँ पे चरखा करघा का ट्रेनिंग लेने के बाद जब वापस लौटे, तब ये अपना वस्त्र उतार दिए। इतना प्रभावित हुए महात्मा गांधी से। टाना भगत से महात्मा गांधी प्रभावित हुए और महात्मा गांधी के सिद्धांतों से टाना भगत आए। और चरखा सीखने के बाद आज भी वो बस में नहीं चढ़ते हैं, पैसे नहीं छूते हैं और अपने सत्याग्रह पे चल रहे हैं, पैदल चलते मैं हैं। ये भी जानना चाहूँगा बाबा, आप बताएं कि ये जो आपने चरखा की ट्रेनिंग जाकर ली, ये सब तो बात की बात है, लेकिन इतने दिनों में 100 सालों से क्या महिलाएं अब भी घर में चरखा चलाती हैं टाना भक्तों के परिवार में? अभी तो नहीं चलाती उतना हैं। नहीं चलाती हैं। तो सरकार की ओर से उस तरफ कोई आप लोगों ने कभी संपर्क किया कि वो सुविधा मिले चरखा चलाने की? हर घर में चरखा चलता था। अकाल के बाद खेती नहीं हुई ना, खेती नहीं होने के बाद बाजार से पूनी गायब, चरखा शाम। और चरखा शाम पुराने चरखे कहीं घर में पड़े हुए हैं, सबके घर में चरखा करगा पड़ा हुआ है। और उसके बाद इनका वस्त्र गायब। हमने जो कहा ना कि मुझे प्रभावित कैसे हुए, तो मुझे पता चला कि टाना भक्तों की महिलाओं का साड़ी नहीं है बाजार में,
तब मुझे लगा ये क्या है, जब इनकी माने पहनावा इनका नहीं है तब इनका पहचान नहीं है, पहचान नहीं है तो बहुत बड़ी संकट की बात है। तो ये है कि इनका टाना भगत का खादी वस्त्र ही इनका वस्त्र है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो मुख्य रूप से टाना भगत हैं मुख्यतः खूंटी गुमला क्षेत्र में हैं, जो ये पूरे, या तो कहेंगे कि पूरे भारत में है। छोटा नागपुर के ये पूरे क्षेत्र में ज्यादातर गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू क्षेत्र में, हजारीबाग, चतरा, खूंटी और कोल्हान संथाल में भी हैं, लेकिन कम मात्रा में है। ये जो इनका जो जीवन है ना, बहुत कठिन। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? जीवन इनका कृषि है। और उसके अलावा ये ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, इसलिए उनका है साग सब्जी लगाएंगे, अनाज उत्पन्न करेंगे और उसको बाजार में दे देंगे। इनका ये कहना है जो मेरा पेशा है, जो हम लोगों ने पेशा के रूप में खेती को चुना है, इसलिए हम लोग दूसरा काम और नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उनमें ये लोग मजदूरी करते हैं। बाबा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अभी जो दौर है, बिल्कुल पैसे और समृद्धि के लिए लोग दौड़ रहे हैं, तरह तरह के डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। आपने कपड़ा डिजाइनर तो छोड़ दीजिए, आपने रंगीन कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया। तो टाना भगत के लोग जो ये काम कर रहे हैं, आपकी जीवन का उद्देश्य क्या है? जीने का क्या मकसद है? हमारा जीने का मकसद ये है कि सत्य अहिंसा की मार्ग में सभी चले, सभी जाति चले, हिंसा ना करे। आपके अपने समुदाय में जो युवा लोग हैं, वो पश्चिम की दौड़ के कपड़े देखते होंगे, सिनेमा देखते होंगे, तो उनकी लालसाएं बढ़ती होंगी। आपको वहां पर कभी विरोध नहीं होता है कि कहाँ पुरानी बातों को लेके बड़े हुए, अब देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है? तो आपको भी अपने समुदाय में झेलना पड़ता है? कह रहे हैं कि समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, इसी के लिए तो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे जीवन का जो रूप है ये हम लोग बताने के लिए कि हम देखो 100 साल बाद भी वो पंथ के रूप में मान रहे हैं, तो तुम्हें भी मानना होगा। और जब सरकार सुनेगी तो वो बच्चे भी मानेंगे। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। इस संक्रमण के दौर में जबकि बाहरी शक्तियाँ और रंगीनियाँ इतनी बिखर रही हैं और आपने सादगी का अपने स्वचालन का और अपने समुदाय के अपने ढंग से जीवन जीने का एक निश्चय किया है के साथ ही जवाब है आपका सवाल। तो फिर उसको कैसे, ये जो आपको क्या लगता है कि ये आगे आप इसको जारी रख पाएंगे? 100 साल तो रहा हो आपके समुदाय के लोगों का, 100 साल तक अभी तक आंदोलन जिंदा है, वो उद्देश्य जिंदा है और लोग हैं, मान रहे हैं उसको। अभी जो संक्रमण है, जो पूरी दुनिया में बहुत सारे समुदाय के मूल तंत्र समाप्त हो गए इस संक्रमण के कारण से, आप अपने इस संक्रमण को कैसे बचा पाएंगे? सर, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। यह दुनिया, सृष्टि और पर्यावरण का ही परिणाम है। उन्होंने जो रुक गए, रुकने का कारण वही है कि हमारी दुनिया में जो ये दिखावा आ रहा है, दिखावा है, लोभ है, स्वाद है, इसको पर्यावरण प्रदूषण है। वो उस वक्त भी था, आज भी है। इसलिए बचाना है तो हम हैं, मतलब टाना भगत है और वो एक मिसाल के रूप में आज है। तो आगे हम इसी तहत में बचा सकते हैं कि अगर हम रंगीन पहनेंगे तो जरूर हमारा विचार रंगीन होगा और हम भटक जाएंगे अपने रास्ता पे। और लोग, बच्चे सवाल करने के बाद में फिर वो पुनः आते हैं कि ये दुनिया यह अलग है, दिखावा की दुनिया बिल्कुल अलग है, वहाँ हमें शांति नहीं है। लेकिन ये सादगी में हमें जो शांति है वो सौराष्ट्र के लिए शांति है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको अगर आप ये बातें समझाते हैं तो उनका, आपकी बातों का उन पर असर हो रहा है? शायद जब आपको देखते होंगे कि आप भी इसके अलावा दूसरी जीवन शैली हासिल करके ज़्यादा सफलता, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रंगीनियाँ हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने एक खास उद्देश्य के लिए ये सारा कुछ किया है। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं के विकास के लिए, अपने जो स्वरोजगार के लिए आपकी कोई समुदाय की योजना अलग से आपने सोचा है? सर, सबसे पहली बात तो है कि टाना भगत महिला और पुरुष समानता की बात करता है। आप भी यहाँ देखेंगे कि महिलाएं हैं और कोई समुदाय में नहीं है, लेकिन टाना भगत के आंदोलन में ही
समानता की बात थी, महिला पुरुष दोनों साथ जाते थे, या महिला घर पे है तो पुरुष जा रहे हैं, लेकिन दूसरे घर की अगर महिला निकली है बाहर तो पुरुष घर पे है। समानता को कल भी देते थे महत्व, आज भी देते हैं और अब आने वाले भविष्य में भी देंगे। प्लस इनका जो है पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, खेती करते हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं, चरखा करघा की बात भी है तो है इनका, बाजार भी पति पत्नी मिलकर ही जाते हैं। और स्वरोजगार में इनका तो है कि खेती करते हैं, 3 महीने जो समय मिलेंगे तो अपने लिए वस्त्र के लिए है कि चरखा करघा का जो पहले करते थे और जो बीच में भटकाव आया है, इसी के लिए अभी ज़रूरत है कि हम पर्यावरण को भी बचाएं और खादी का पुनः स्थापना पुनरुद्धार के लिए स्थापित करें। जो आपके समुदाय में महिलाएं शिक्षित हों, उनको स्वास्थ्य की पूरी जानकारी हो, इसके बारे में कोई आप लोग योजना बनाते हैं? बताइए। क्योंकि सरकार की भी योजना है कि सभी अभी झारखंड सरकार ने मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि आपको मालूम होगा कि टाना भगत सरकार की किसी भी योजनाओं को लेते नहीं है, सरकार को वो देते हैं। हमें ज़मीन दे दो, या इनकी जो ज़मीनें हैं उसमें ये खेती करते हैं, खेती हम करेंगे तो सबका जीवन पालन होगा। नहीं, सरकार की योजनाओं से मेरा मतलब है जैसे स्वास्थ्य की योजना है, तो अब जैसे लोगों को जानकारी स्वास्थ्य के बारे में गांधी जी को भी जानकारी मिलती गई तो नवीनतम जो थी प्राकृतिक उपचार करते थे, लेकिन जो भी मौलिक सुविधाएं होती हैं उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा है, तो अगर अस्पताल पास में हो तो वो कैसे हो, या प्रसव की समस्याएं होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, तो या अगर आप कहिए प्राकृतिक चिकित्सा की तो उसी का एक केंद्र हो जहाँ से लोग जान सकें, आपके जो बुजुर्ग जानते हैं दवा, उस दवा को बाकी को भी सिखाएं, तो एक व्यवस्था आपके समुदाय में ये विकसित हो। इस पर कभी आपने विचार किया है या इस पर कोई विचार करने की योजना है? इस तरह इस स्वास्थ्य के विषय में तो हम लोग का माने जिसका हम लोग जैसे भी जतरा पहले हम लोग का गुरु था, उसी प्रकार अभी भी हम लोग का दवा बीरो के लिए गुरु है, उसी के तहत हम लोग चलते हैं। वो जो रास्ता बताता है उसको देख के हम लोग सीखते हैं और उसी के आधार पर हम लोग दवा बीरो स्वास्थ्य साफ सफाई के बारे में चलते हैं। हमने अस्पताल की जरूरत होती है तो अस्पताल भी जाते हैं। वही सबसे पहले अपनी जड़ी बूटी वो है ना, जड़ी बूटी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अस्पताल की ज़रूरत होती है तो ये अस्पताल जाते हैं। ये आज भी हमारा वो कहना था कि सरकार से ये पैसा या किसी चीज़ को लेते नहीं, वो देते हैं, हाथ नहीं फैलाते। देख, भारत के नागरिक हैं आप गांधी जी के सिद्धांतों पर हैं, तो आपको कोई देता नहीं है तो आपका हक है कि भारत सरकार की योजनाएं आप तक भी पहुंचे। ये सारी दुनिया जानती है कि टाना भगत आंदोलन टैक्स के लगान के विरुद्ध हुआ था और आज भी ये टैक्स नहीं देते हैं। तो इनका मानना है कि अगर हम टैक्स देंगे या किसी से लेंगे अगर हम लेंगे इसका मतलब है कि हमको फिर उसको देना होगा। तो ये देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि आज पूरे इस क्षेत्र के टाना भगत हमारे स्टूडियो में आए थे और हमने उनके साथ बहुत सारी बातें की, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके जीवन के सिद्धांत के बारे में, उनके स्वरोजगार के सिद्धांत के बारे में, और किस तरह से जब समस्या आई कि जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं उनकी बात को नई पीढ़ी के लोग कितना सुनते हैं, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से वो आपस में एक दूसरे की बात सुनते हैं, करते हैं। गांधी जी की आत्मा को आज बहुत चला होगा, वो सुन रहे होंगे कि अभी उनके अनुयायी झारखंड में उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबों का नमस्कार, जोहार।